देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रखेंगे ताकि आप जब खबर पर अपनी राय कायम करें, अपना व्यू कायम करें, तो वो सटीक और निष्पक्ष हो। बुलेटिन में सबसे पहले लाल आतंक के उन जख्मों की जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को करहा रहे हैं। शहादत पर गर्व है, सलाम है, लेकिन सवाल है कि आखिर यह कब तक चलेगा? कहां चूक हो रही है? देश अपने 25 बहादुर जवानों की शहादत पर आंसू बहा रहा है। लाल आतंक ने देश के जाबाजों की जिंदगी छीन ली है। छत्तीसगढ़ में सुकमा के बुरकापाल में हुई इस नक्सली हमले के निशान अब भी चस्पा हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, जहां नक्सलियों के घात की कहानी है तो जवानों की वीरता की कहानी भी है। लेकिन इस कहानी के बीच, शोक और आक्रोश के बीच, वक्त आत्ममंथन का भी है। पेड़ जख्मी है, जमीन सहमी है, जंगल कराह रहे हैं। जर्रे जर्रे में दर्ज है आतंक के निशान। यहां छिपा है लाल आतंक का खाक। यहां फैली है जवानों की जाबाजी की कहानी। नक्सलियों ने छुपकर वार किया, लेकिन जवान सीना ताने डटे रहे। इन खामोश पेड़ों ने मौत का मंजर देखा है। इन जंगलों ने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी है। ये तस्वीरें बता रही है कि यहाँ कितनी गोलियां चली है। यहीं जवानों ने नक्सलियों से लोहा लिया था। बताया जा रहा है कि करीब 100 जवान 2 टुकड़ियों में रोड ओपनिंग के लिए निकले थे। एक टुकड़ी यहाँ पहुंची और सुस्ताने के लिए बैठी ही थी कि झाड़ियों में छिपे नक्सलियों ने हमला कर दिया। It is one of the positions where our troops were there and where our troops got martyred. Now I will take you to the places where we had taken positions and our troops were injured or they lost lives. This is another such position. You can see blood stains here. पानी की ये शायद वही बोतल है जिससे जवानों ने आखिरी बार प्यास बुझाने की कोशिश की होगी। नक्सलियों की तैयारी कितनी खतरनाक थी। मोटार और गोलियों के खोखे इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जवानों पर बम, रॉकेट लॉन्चर, गोलियों के साथ साथ एक स्पेशल तीर बम का भी इस्तेमाल किया। वारदात के बाद पाए गए इस तीर बम को देखिए। अगले सिरे पर बम लगा है और इसे चलाने के लिए किसी बंदूक की जरूरत नहीं। धनुष के जरिए ही नक्सली इसे हवा में उछाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस नए बम को खुद ही इजाद किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस हमले की पूरी प्लानिंग की थी। बंदूक की नोक पर उन्होंने गांव वालों को भी अपनी ढाल बना लिया ताकि जवानों की मदद के लिए दूसरी टुकड़ी ना पहुंच पाए। हाँ, उन्होंने ह्यूमन शील्ड का जो इस्तेमाल किया है। आप ये जो सड़क है यहाँ से करीब 100 मीटर उत्तर में है और सड़क के किनारे ही गांव है। तो हमारी जो पार्टी थी चार्ली कंपनी 74 बटालियन की, वो सड़क के उस पार थी। तो जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो यहाँ पे आने की कोशिश की है, तो घरों में से उनके ऊपर फायर आने लग गया। तो उसमें क्या होगा कि अब कुछ तो ट्रूप्स का ध्यान उधर बट गया और इसके अलावा उन्होंने गांव वालों को आगे खड़ा कर दिया धक्का मार करके माओवादियों ने। हालांकि वो इच्छुक नहीं दिख रहे थे, गांव वाले अनविलिंग थे, फिर भी उनको जबरदस्ती गन पॉइंट पे माओवादियों ने पुश करके ट्रूप्स के आगे खड़ा किया ताकि वो अपना फायर न कर सके और इधर आ न सके। उस कारण से ये पार्टी आइसोलेट भी हुई है और लॉस हुआ है। सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद एक बार फिर पूरा देश गम में डूबा है और पूछ रहा है कि आखिर लाल आतंक से कब मिलेगा छुटकारा। टीम न्यूज़ नेशन। नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोला है, गुरिल्ला अटैक जो उनका वॉरफेयर है। लेकिन देश के शूरवीर भी डटे रहे। उन्होंने नक्सलियों की हर गोली का जवाब दिया और उन्हीं में से एक हैं शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद नक्सलियों के हमले में जख्मी जरूर हो गए, लेकिन गोली खाकर भी उन्होंने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया और अपने कई साथियों को महफूज निकाल लाए। वो लड़ता रहा, वो नक्सलियों पर मौत बनकर मंडराता रहा। नक्सलियों के सीने में गोली दागी,
अपने साथी जवानों की जिंदगी बचाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा एनकाउंटर में शेर मोहम्मद भले ही जख्मी हो गए, लेकिन वो आखिरी वक्त तक नक्सलियों के लिए काल बने रहे। गोलियां चलती रही और वो जवाबी फायर करते रहे। रायपुर के अस्पताल में भर्ती शेर मोहम्मद ने खुद मौत के उस मंजर को बयां किया जब नक्सलियों ने सीआरपीएफ को निशाना बनाया। उन्होंने हमारे ऊपर अंधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे हैं, तो घायल भी है नक्सली। उसके बाद जो जवान घायल हुए हमने उनको हेलीकॉप्टर में डाल के बेस कैंप से यहाँ पे रायपुर लेके आए। शेर मोहम्मद का दावा है कि उन्होंने 2 से 3 नक्सलियों के सीने में गोली मारी है। एनकाउंटर बहुत जबरदस्त हुआ है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी कमर में और घुटने में। शेर मोहम्मद के मुताबिक नक्सलियों के पास रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियार भी थे। रॉकेट लॉन्चर फेंके उन्होंने हमारे ऊपर, जवान घायल ने रॉकेट लॉन्चर जो कि यूवीजेल होता है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वो भी हमारे ऊपर मारे। हमने भी उनको बहुत मारा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के पास AK-47 जैसे हथियार थे। जानकारी ये भी है कि हमला करने वालों में महिला नक्सलियों की तादाद भी थी। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने 12 मार्च को सीआरपीएफ पर हमले के दौरान लूटे गए हथियारों का भी इस्तेमाल किया। नक्सली अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि शेर मोहम्मद जैसे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्स में मौजूद हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 7 साल बाद एक बड़ा नक्सली हमला, 2 महीने के भीतर दूसरा नक्सली हमला। नक्सलियों ने उसी इलाके में फिर से खूनी खेल खेला है। तो एक बार सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर लाल आतंक हम कब तक सहेंगे? गृह मंत्री राजनाथ सिंह मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों नक्सली अपने नापाक मंसूबों में बार बार कामयाब हो रहे हैं? हमारी रणनीति फेल हो रही है, सेना की मदद की जरूरत आन पड़ी है, या फिर कमी कहां है? वो सरहद पार के दुश्मन नहीं, वो छिपकर वार करते हैं। वो बंदूक के दम पर गांव वालों को ढाल बनाते हैं, महिलाओं को आगे कर जवानों पर करते हैं हमला। नक्सल के इस नासूर का आखिर इलाज है क्या? सुकमा में 25 जवानों की शहादत के बाद एक बार फिर देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर लाल आतंक कब तक? गृह मंत्री नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने का दावा कर रहे हैं। जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे। और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है। लोगों की तकलीफों के नाम पर शुरू हुआ नक्सलवाद भटकने लगा है। नक्सलियों के दिमाग पर हावी हो चुका है खून का रंग। तरक्की के लिए लड़ने वाले अब तरक्की के खिलाफ ही हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण की योजना नक्सलियों के लिए चुनौती बन चुकी है। काम तेजी से हो रहा है तो नक्सलियों को अपनी जमीन खोने का डर सता रहा है, इसलिए हमले तेज हो रहे हैं। उस इलाके में जो काम चल रहा है उसके लिए भी पूरी बौखलाहट उनके अंदर है। उनको लगता है कि उनका किला ध्वस्त हो रहा है, उनके गढ़ में जाके काम हो रहा है। उन सड़कों के निर्माण में भी, पुल के निर्माण में भी, स्कूल के निर्माण में भी व्यवधान कर रहे हैं। सवाल नक्सलियों का नहीं, सवाल उन पर लगाम लगाने का है। नक्सलियों के खौफनाक इरादे क्यों कामयाब हो रहे हैं? क्यों तमाम एहतियात और तैयारियों के बावजूद नक्सली इतने बड़े हमले को अंजाम दे पाते हैं? और क्यों आखिर हो कहाँ रही है? सीआरपीएफ का इंटेलिजेंस हो, स्टेट पुलिस का इंटेलिजेंस हो, दोनों के दोनों यहाँ पर फेल हुआ है। और जो SOP है, मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि फर्स्ट एक्शन जो हुआ था 11 मार्च को मैंने वहां जाकर के देखा था, ये SOP बिल्कुल सही तरीके से नहीं लिया गया है और डेथ ट्रैप में बकायदा फंसते हुए चलेगी। जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि नक्सलियों को काफी कड़ी ट्रेनिंग दी गई है, तभी तो वो सख्त ट्रेनिंग में तपे तपाए सीआरपीएफ के जवानों को घात लगाकर मात दे जाते हैं। मांग ये उठ रही है कि नक्सलियों से निपटने के लिए सेना को बुलाने का वक्त आ चुका है। देश इंतजार कर रहा है कि आखिर कब लिया जाएगा शहादत का बदला, कब घर के अंदर छिपे इन नासूरों पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। टीम न्यूज़ नेशन।
आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से मेरठ में यूपी पुलिस की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। बताया जा रहा है कि जापान से आई एक सैलानी के साथ लूट की कोशिश होती है और जब वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस वाले शिकायत लिखने की बजाय, उस पर कार्रवाई करने की बजाय इस जापानी महिला के साथ सेल्फी खिंचवाने में मशगूल हो गए। हालांकि आला अधिकारी ना तो लूट की वारदात को सही मान रहे हैं और ना ही सेल्फी कांड को। ड्यूटी बाद में होगी, पहले सेल्फी ले ले। सैलानी विदेशी है तो सेल्फी तो बनती है। जापान से आई मारिया के साथ पुलिस वाले की सेल्फी के पीछे कुछ यही सच बताया जा रहा है। खबरों की माने तो कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े मारिया के साथ लूटपाट की कोशिश की। बदमाशों ने मारिया की कार को टक्कर मारी, लेकिन मारिया ने अक्लमंदी दिखाई और कार हाईवे पर खड़ी डायल 100 की गाड़ी के पास रोक दी। बताया जा रहा है कि मारिया पुलिस से आप बीती सुना रही थी, लेकिन पुलिस को सेल्फी खिंचाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो काफी देर तक मारिया के साथ सेल्फी खिंचाते रहे। हालांकि आला अधिकारी लूट की कोशिश की वारदात को ही गलत बता रहे हैं। मामला एक्सीडेंट का था, लूट की बात पूर्णतः गलत है और थोड़ी देर के बाद दोनों ड्राइवरों का आपस में समझौता हो गया और वो अपने अपने डेस्टिनेशन को चले गए। पुलिस के दावे के उलट सोशल मीडिया पर सेल्फी की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर पास में खड़े एक युवक ने खींची और वायरल कर दी। सच फिलहाल कोई नहीं जानता और पुलिस को अपने सेल्फी कांड से एतराज़ है, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ है तो यकीनन मारिया अपने जहन में हिंदुस्तान की अच्छी छवि लेकर तो जापान नहीं ही लौटेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। उधर गाजियाबाद के एक स्कूल में 12 साल के 7वीं के छात्र की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक स्कूल में क्रिकेट खेलते वक्त बॉल छात्र के सर में लगी और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। ये पूरी वारदात वहां सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं परिवार वालों के मुताबिक उनके बच्चे के सर पर बॉल का कोई निशान नहीं मिला है, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बच्चे को बॉल लगती है, वो अचानक गिर जाता है। हुआ तो बच्चे आधे तो लंच कर रहे हैं, आधे बच्चे खेलने शुरू कर दिया। अब ये नहीं पता लगा लेदर की बॉल थी कि वो इस तरीके की रबड़ की बॉल थी, लेकिन बॉल उन्होंने कुछ हमको दिया नहीं है। बच्चे के ये बोल रहे हैं सिर में चोट लगी है। मैंने जाके देखा उसके कहीं घूमरी तक नहीं है, सिर में चोट की घूमरी जैसे बोलते, कहीं सूजन हो, कहीं कोई निशान नहीं है। और बस यहाँ वहाँ अपना एयरफोर्स में कोई हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया, वहाँ से इधर लेके आया बच्चा। देखिए, हमारा जो चौकी हिंडन एयरफोर्स है उसके अंतर्गत जो हिंडन एयरबेस आता है उसमें एक स्कूल है केंद्रीय, जिसमें एक अभी जो प्रथम दृष्टया है जो सूचना मिली है वो ये है कि स्कूल में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट की बॉल लगने से उसके सिर में चोट लग गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब विदेशों में भारतीयों का जीवन महफूज रह गया है, ये सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के रियाद में कमाई के लिए गए अब्दुल को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बताया जा रहा है कि अब्दुल की जान उसके मालिक ने ही ले ली, वो भी बहुत मामूली सी बात पर। अब्दुल कादिर पेट की खातिर सऊदी अरब कमाई करने गया था, लेकिन वहां अपने ही मालिक के कहर का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि अब्दुल का मालिक के घर वालों से विवाद हो गया, जिसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। उनके साथ क्या कर दिए, बिल्कुल जला के टॉर्चर करे, क्या करे, उन्होंने कुछ बोले नहीं करे, उनको टॉर्चर करके जला दिए। बिल्कुल दिन में जला दिए, नहीं मालूम कैसा जला दिए, नहीं मालूम, इतना जला दिए कि उन्होंने बिल्कुल हॉस्पिटल चले गए और जो सब मरने की वो आ गए। घर वालों का कहना है कि नवंबर 2015 में अब्दुल रियाद गया था। उसके कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में हालात बिगड़ने लगे। पिछले महीने की 28 तारीख को जब अब्दुल से फोन पर बात हुई तो उसने कई महीनों से सैलरी न मिलने की बात कही। परेशान अब्दुल ने जल्द से जल्द भारत लौटने की ख्वाहिश भी जताई। कुछ दिन बाद पता चला कि उसे मालिक के लोगों ने मामूली विवाद में आग के हवाले कर दिया। 30 मार्च को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। उनको यहाँ पे 20,000 रुपए दिए थे। उसके बाद में क्या हुआ? पर उनको सैलरी वगैरह दिए करे, थोड़ा दिन उसके बाद टॉर्चर करे उनके साथ में। हमारे वो घर पे नहीं बोलते थे, मगर हम लोगों को उनकी आउट परमिशन मिला। हाल फिलहाल में विदेशों में भारतीयों पर जानलेवा हमले के कई मामले सामने आए हैं। 7 अप्रैल 2017 को अमेरिका के वॉशिंगटन में विक्रम जारवाल की हत्या की गई। 22 फरवरी 2017 को अमेरिका के कांसास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुची भोतला की हत्या हुई। रोजगार की चाहत में लाखों भारतीय विदेशों में जा बसे हैं, लेकिन ऐसे हर हमले के बाद यहाँ रहने वाले रिश्तेदार सहम उठते हैं। अब अब्दुल कादिर के पीड़ित परिवार को समझ ही नहीं आ रहा कि आगे की लड़ाई आखिर कैसे लड़ी जाए। उन्होंने पीएम मोदी से इंसाफ की गुहार लगाई है। बेटे का शव हिंदुस्तान लाने की अपील की है ताकि उसे अपने वतन की मिट्टी नसीब हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। आधुनिक वास्तुकला के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर दिल्ली के प्रगति मैदान में शान से खड़ी इमारत द हॉल और नेशंस अब इतिहास बनकर रह गई हैं। इस हॉल में 8 ऐसे कॉर्नर थे जो हुमायूं के मकबरे और ताज की तर्ज पर बने थे।
इसका डिज़ाइन इस तरह का था कि हॉल में क्रेन, विमान, बुलडोजर आदि को प्रदर्शनी के दौरान आसानी से दिखाया जा सके। दिल्ली का हॉल ऑफ नेशंस अब मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका है। ये वही इमारत है जो दिल्ली की पहचान बन चुकी थी, लेकिन कोर्ट के एक फैसले ने अब इसे मलबे में बदल दिया है। इंडिया गेट, लाल किला, लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार के साथ प्रगति मैदान में बना हॉल ऑफ नेशंस भी देखते ही देखते दिल्ली की पहचान बन चुका था। इसकी झलक न सिर्फ मेट्रो के रूट पर दिखती थी, बल्कि आईटीओ से निजामुद्दीन जाने वाले रास्ते से इसकी झलकी को साफ तौर पर देखा जा सकता था। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑटो एक्सपो या फिर ट्रेड फेयर जैसी तमाम चीज़ें लगती थी। जब आप यहाँ आते थे तो आपको ये जो हॉल्स दिखते थे, बड़े बड़े हॉल यहाँ पे देखने को आपको मिलते थे, तमाम एग्जीबिशंस यहाँ लगती थी, लेकिन आज ये धराशाही कर दी गई हैं। वजह ये बताया जा रहा है कि इसकी जगह पर नई आधुनिक इमारतों को तैयार किया जाएगा। जितने भी हॉल हैं वो जो है एक तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अभी भी इमारतों को गिराने का काम जारी है। आपको बता दें कि द हॉल ऑफ नेशन और द हॉल ऑफ इंडस्ट्री एक ऐसी इमारत है जो अब इतिहास बन चुकी है। 1972 में स्वतंत्रता दिवस की सिल्वर जुबली मनाने के मौके पर प्रगति मैदान में हॉल ऑफ नेशंस बनाया गया था। इस लैंडमार्क बिल्डिंग का डिजाइन आर्किटेक्ट रवि रेवाल ने तैयार किया था। बिल्डिंग का उद्घाटन 3 नवंबर 1972 को हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस इमारत का उद्घाटन किया था। इस ऐतिहासिक हॉल में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर स्टारर फिल्म त्रिशूल की भी शूटिंग हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रगति मैदान को पूरी तरह से बदलने के लिए वहां न सिर्फ हॉल ऑफ नेशंस को गिराने का काम किया जा रहा है, बल्कि और भी कई पेविलियंस को यहां गिराया जाना बाकी है। दरअसल आर्थिक मामलों की संसदीय समिति ने यहां पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत प्रगति मैदान में एक होटल बनाए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने सिर्फ 60 साल या उससे ज्यादा पुरानी इमारतों पर धरोहर के दर्जे के लिए विचार किए जाने की बात कही थी। वहीं बिल्डिंग न ढहाने के लिए आर्किटेक्ट राज रेवाल ने भी याचिका दायर की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया, जिस वजह से इस इमारत को गिरा दिया गया। यानी अब दिल्ली की इस पहचान को मिटाकर यहाँ कुछ सालों में ही दूसरी इमारत देखने को मिल सकेगी। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसी इमारत जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ बॉलीवुड ने किया, बल्कि ट्रेड में एक बेहतर जो इमारत होती है एक तरह से, जहाँ पर आप एग्जीबिशंस लगाते हैं, उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर के प्रगति मैदान की इमारतें अब इतिहास बन चुकी हैं, उसकी जगह लेंगी नई इमारतें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।